हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के स्टैटिक साइंस के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। हमारा फोकस फिजिक्स के लेक्चर्स पे है अभी, और उसमें हम लोगों ने लाइट एंड वेव को शुरू कर दिया है और उसका एक लेक्चर हो भी गया है जिसमें हम लोगों ने लाइट की डेफिनेशन, साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशंस देखी थी, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लाइट की प्रॉपर्टीज देखी थी, स्पीड देखा था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो पार्ट हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स के प्रॉपर्टीज देखे थे। साथ ही साथ इसका यूजेस भी देखा था और यूनिक सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट्स हैं उन वो चीज़ें कवर कर ली थी। तो आज के हमारे लेक्चर्स में क्या क्या फोकस रहेगा? आज के हमारे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ लाइट, जिसमें हमारा आएगा रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन, और उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी ज़्यादा चीज़ें, दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट प्रोपगेशन, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे हम, और उसके बाद डिफ्रैक्शन देखेंगे, इंटरफेरेंस देखेंगे, स्कैटरिंग या फिर डिफ्यूजन भी जिसको बोला जाता है वो देखेंगे, और अंत में हम लोग ह्यूमन आईज को भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। ऑलमोस्ट देखिए 50 क्वेश्चंस है, और साथ ही साथ रिवीजन के अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं, तो टोटल 60 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और ये जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है स्टैटिक साइंस में। एग्जैक्टली लाइट और वेव से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसमें आप 99% जनता के आप आगे होंगे। तो ये हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। अगर ये लेक्चर बड़ा हो जाता है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, और दोनों पार्ट को आज शाम में अगर ये लेक्चर आ रहा है तो कल सुबह इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो आप लोग इसको कवर करते चलें, उसके बाद लाइट के बाद हम लोग साउंड वेव को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू, हमारा फोकस क्वेश्चंस पे ज़्यादा होता है क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, तो क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो हम लोग लोगों के पीछे छूट जाएंगे। जो जिन लोगों को आंसर्स आते हैं इन क्वेश्चंस के वो कमेंट करके बताते रहें, जिनको नहीं आते हैं वो यहाँ पे ध्यान दें। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, जिन लोगों ने पहले लेक्चर को नहीं देखा है वो जाकर फर्स्ट लेक्चर के जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको देख ले, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आपको अच्छी तरह से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोगों ने देखा था एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी, तो जिसका सबसे नैनोमीटर यानी वेवलेंथ के बारे में बात की जा रही है, तो जिसका सबसे कम होगा उसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ सबसे कम कौन सा है, तो 200 से 280, बस सिंपल है। गैसेज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर डेकोरेशन, ये हम लोगों ने देखा कि फ्लोरेसेंस किसका प्रॉपर्टी है, जब यूवी रेज कुछ कुछ गैसेज या कुछ कुछ मटेरियल पे इम्पैक्ट करते हैं तो उसमें फ्लोरेसेंस आता है, वो गैसेज या वो चीज़ें हैं वो चमकती है। तो वैसे कौन से गैसेज यूज करते हैं वो लोग, इनर्ट गैसेज यूज करते हैं। इनर्ट गैसेज मतलब जो किसी से रिएक्ट ना करें। उस गैसेस को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ऐसे गैसेस को आप यूज करेंगे जो किसी से रिएक्ट करता है, तो लेट से अगर वहाँ पे आपका मेटल है वो मेटल से ही रिएक्ट करने लगेगा और वो मेटल अल्टीमेटली डैमेज होने लगेगा। तो यूजुअली जो भी आप जैसे बल्ब्स है या फिर और भी ज़्यादा फ्लोरेसेंस वाले आइटम्स है उसमें वैसे गैसेस को यूज़ किया जाता है जो बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हम लोगों का आंसर क्या है, नियॉन है। कलर ऑफ अ स्टार क्या है, कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, ये हमने देखा है कि कैसे, अभी हमने देखा कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और वेबिजियोर भी हमने पढ़ा है। तो ये क्या है, एक टाइप से फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है या फिर वेवलेंथ दिखा रहा है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हम लोगों को पता चलता है एनर्जी या फिर टेम्परेचर।
ठीक है। टेम्परेचर भी बताता है, तो डिस्टेंस से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका। लिमिनिसिटी हमने देखा है कि कैसे एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है, और साथ ही साथ डिस्टेंस तो यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया, टेम्परेचर। कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई, अभी हमने बात की, तो यहाँ भी सेम होगा, किस पे डिपेंड करेगी, वेवलेंथ पे। एम्पलीट्यूड भी नहीं होगा, इंटेंसिटी और वेलोसिटी तो नहीं होगी। अब देखते, टेलीविजन कैन नॉट रिसीव इस बियॉन्ड, देखिए टेलीविजन सिग्नल क्यों नहीं रिसीव, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि वेव जो होता है, लाइट वेव का बहुत ही छोटा वेवलेंथ होता है। अगर रेडियो वेव भी देखेंगे तो उसका भी वेवलेंथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो प्रोपगेशन, उसका डायरेक्शन यूजुअली स्ट्रेट होता है, अगर वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करता है, जो हम आगे देखेंगे। तो क्यों नहीं ज़्यादा दूर तक पहुंच पाता है, तो यहाँ सिग्नल आर वीक, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। सिग्नल वीक क्या होगा, सिग्नल को तो आप स्ट्रांग भी कर सकते हैं, एंटीना से भी कोई इसका रिलेशन नहीं है। और ये भी हमने देख रखा है कि रेडियो वेव को एब्जॉर्ब नहीं करता है एयर, क्योंकि एयर के लिए वो ट्रांसपेरेंट होता है, और वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है किसका, टेलीविजन सिग्नल में, जो माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स यूज होते हैं उनका। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, और इसका आंसर क्या हो गया, अर्थ इज कर्व्ड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, टेक्निक यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ ऑटो सिग्नल्स इन टेलीविजन इज नोन एज एफएम, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यूजिंग इनविजिबल पार्ट ऑफ लाइट इज डन बाय सन। ये देखिए इनविजिबल पार्ट, यानी इनविजिबल पार्ट को यूज करके कौन कौन से चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, तो इसमें आपका आंसर बैक्टीरिया है। ये एक यूनिक क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जो सी में बहुत ही डेप्थ पे ऐसे बैक्टीरिया फाउंड होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो इंफ्रारेड, ठीक है, जो कि हमें दिखता नहीं है, उसकी एनर्जी लेकर के फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, क्योंकि वहां तक विजिबल लाइट पहुंच नहीं पाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एनर्जी, तो अभी हमने देखा किसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है, वायलेट की, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। तो यहाँ सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है ऊपर, तो ब्लू लाइट आ रहा है। उसके बाद क्या है, ग्रीन है, सबसे अंत में रेड है। अब ये क्वेश्चंस हो गए, तो अब हम लोग चलते हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट को कवर करेंगे, और प्रोपगेशन ऑफ लाइट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्शन। लेक्चर शुरू करने से पहले दो बातें, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन टॉपिक है वो आपका अप टू, जो कवर किया है मैंने, वो अप टू 10th लेवल तक का ही है, और साथ ही साथ आई वाला पार्ट भी है, वो भी आपका ऑलमोस्ट अप टू 10th लेवल तक का ही है। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि सब लोगों ने 10th पास किया है और 10th तक ऑलमोस्ट साइंस पढ़ाई है, तो कुछ कुछ फैमिलियर होंगे इन चीज़ों से, तो इनका स्पीड थोड़ा सा हम लोग तेज रखेंगे, और बाकी जो जो पार्ट्स जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो नहीं पढ़ाए जाते हैं यूजुअली 10th क्लास तक, तो उसको हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे और उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझाया जाएगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट इम्पैक्ट करता है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया है, वो पढ़ लें। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये मिरर है, इसमें अगर इंसिडेंस का ये एंगल है, ये जो नॉर्मल यानी 90 डिग्री हमने बनाया रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, तो ये इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल और साथ ही साथ आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक प्लेन में लाई करते हैं। जब ये सरफेस इरेगुलर होता है तो उससे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिन लोगों को ये चीज़ें आती हैं वो लोग कमेंट करके बताते रहें, जिनको नहीं आता है वो यहाँ लेक्चर पे फोकस कर सकते हैं, अगर उनको टाइम मिल रहा है तो ही अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि लेक्चर छोड़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करने में लगे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें बहुत सिंपल है तो बहुत लोगों को आते रहती है, तो वो लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कैलिडोस्कोप का नाम हुआ है, क्यों हमने दिया है, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में से ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, और एनसीईआरटी के कोई भी कीवर्ड्स को आपको छोड़ना नहीं है। तो एक क्या है, कैलिडोस्कोप एक टॉय है जो यूज़ करता है लाइट और मिरर्स को
किस चीज़ के लिए? तो ब्यूटीफुल पैटर्न्स बनाए जाते हैं। बहुत ऐसा टाइप का एक शेप होता है जिसमें आप लाइट डालिएगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स बनेंगे। तो ये एक टाइप का ऐसा टॉय है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अब मिरर पे चलते हैं तो 3 टाइप के मिरर होते हैं। एक प्लेन मिरर हो गया और दूसरा एक स्फेरिकल मिरर में आपका कनकेव मिरर होता है और कन्वेक्स मिरर होता है। तो इसको कैसे याद रखा जाए? तो आपको याद रखना है कि जहां पे भी लाइट इम्पैक्ट कर रहा है, देखिए इम्पैक्ट किस तरफ करेगा, साइड आपके यहाँ पे तो आपका साइनी पार्ट है ना मिरर का, इतना तो बेसिक पता होगा। तो जब जिस एरिया पे लाइट इम्पैक्ट कर रहा है और उसका शेप अगर केव टाइप का है तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव, और जिसका आपका वेक्स टाइप का है शेप तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। तो ठीक है, तो कॉनकेव याद रखिए, बस केव से कॉनकेव याद रखिए और कॉन्वेक्स उसका अपोजिट हो गया। इसी तरह से अगर लेंस भी पढ़ेंगे तो देखिए लेंस में भी क्या होता है, ये इम्पैक्ट हो रहा है तो ये देखिए केव टाइप का बना हुआ है, उस सरफेस पे इम्पैक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव आपका लेंस। ठीक है, सिमिलर चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पता चल गया कि ये डिफरेंट टाइप के मिरर्स हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसके इमेजेस कैसे बनते हैं। तो प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनते हैं वो आपका ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल यानी जो आपका इमेज डायरेक्टली फॉर्म नहीं हो रहा है। और ये थोड़ा फिजिक्स की बातें हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कभी हम लोग लाइव सेशन लेंगे तो उसमें इमेज बना करके आपको दिखाएंगे कि कैसे वर्चुअल इमेज बनता है, कैसे रियल इमेज बनता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान ले कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट यानी खड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। अगर आप खड़े हैं मिरर के सामने तो आपकी जो इमेज बनेगी वो खड़ी होगी, यानी वो उल्टा नहीं होगा। और साइज ऑफ द इमेज आर इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जो जैसा आप खड़ा होते हैं प्लेन मिरर में, आप शीशे के सामने खड़ा होते हैं तो आपका इमेज का भी साइज उतना ही बड़ा होता है। और इसका यूजेस तो सबको पता ही है कि प्लेन मिरर कहाँ यूज होता है, तो इसका यूजेस हमने नहीं बताया है, ठीक है। और एक चीज है कि ये लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कोई वर्ड होगा उसको आप मिरर के सामने जाके दिखाइए, वो देखिए किस तरह से इन्वर्टेड वो लेटर्स होते हैं, तो उसी को बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड इमेजेस, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज आपको याद रखने हैं। अगर नहीं भी पता है जिनको तो प्लेन मिरर में आप लिख लें वर्चुअल एंड इरेक्ट और इक्वल साइज और साथ ही साथ लैटरली इन्वर्टेड, और जितना दूर आप खड़े होंगे उतना ही दूर आपका इमेज भी बनेगा। और रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये मिरर है तो आप बताइए कि उसका कौन सा इमेज है, तो इतना तो पता होगा ऑलमोस्ट सब लोगों को। उसी तरह से जो कन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में बनेगा। और इसी का अपोजिट कॉनकेव जो लेंस होगा उसमें हमेशा आपका जो इमेज बनेगा वो इमेज होगा आपका वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। तो एक चीज आप याद रखिएगा तो 2 चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब चलते हैं कॉनकेव मिरर पे। तो कॉनकेव मिरर में क्या है आपका, कॉनकेव मिरर में कैसे इमेजेस बन रहे हैं, हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बन रहे हैं। और देखिए इसमें साइज वैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। और ये टेबल जो निकाला गया है वो 7th और 8th के एनसीईआरटी से निकाला गया है, तो इतना आपको नॉलेज है, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि पता होना चाहिए। हालांकि ये टेबल पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस हमेशा और डिमिनिश्ड इमेजेस कहाँ बनते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में या फिर कॉनकेव लेंस में। उसी तरह से अगर आपका ये जो लेंस, ये मिरर की बात हो रही है तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स जो लेंस होगा दोनों में एक टाइप के इमेजेस बनेंगे। तो एक एक टेबल आपने याद किया, 2 चीजें आपको पता चल गई। इसमें इमेजेस कैसे बनते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनता है, जब आपका पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तब, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था इसका यूजेस, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं।
तो उसको अच्छे तरीके से देखते हैं। ये बेसिक मैंने आपको जानकारी के लिए दे दी है। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज़ किया जाता है? रियर व्यू मिरर्स में यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के। क्यों? क्योंकि हमेशा यहाँ पे देखिए वर्चुअल हमेशा खड़े इमेज बन रहे हैं। अगर आप शीशे में देख रहे हैं वहाँ उल्टा आदमी बनने लगेगा तो आप तो खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे, गाड़ी क्या चलाएंगे। तो उसके लिए वो होता है यूज। और साथ ही साथ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड ऑब्जेक्ट दिखते हैं तो आपका फील्ड ऑफ व्यू बड़ा हो जाता है। यानी कि आपका एक शीशा कितना छोटा है लेकिन पीछे का जो व्यू दिखता रहेगा वो आपका बहुत ज़्यादा व्यू कवर हो जाएगा, इसलिए उसको यूज किया जाता है। उसमें कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ यूज होता है? टॉर्चेज में यूज होता है, सर्च लाइट्स में यूज होता है, सेविंग मिरर्स में भी कभी कभी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आपका सोलर फर्नेसेस में भी इसका यूज होता है। अब रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा उसी तरह से रिफ्रैक्शन को देख लेते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डाइवर्ट करती है अपने पाथ से। जैसे इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे ये लाइट है, इसके इम्पैक्ट हुआ है, जैसे ये ग्लास है, एयर से ग्लास मीडियम जैसे ही चेंज कर रहा है तो ये जो इसका पाथ होना चाहिए था, ये जो पाथ होना चाहिए था वो जो यहाँ दिखाया गया है उससे डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो डाइवर्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? वो मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। और ये डेंसिटी आपका मास की डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी बोला जाता है, ये आपको ध्यान देना है वाली बात है। और साथ ही साथ ये आप रट्टा मान लीजिए कि जब भी रेयर से डेंस मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। देखिए ये नॉर्मल है उसके तरफ मुड़ गया, और डेंस से रेयर की तरफ जाएगा तो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाएगा। जैसे ये है, इसका पाथ कैसे होना चाहिए था? ऐसा पाथ होना चाहिए था, और ये इस तरफ मुड़ गया है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा जिन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं फिजिक्स, कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको इजी लगेगा रिवीजन करने में। तो यहाँ कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन हमने देख लिया है, और इसके कारण कौन कौन से फिनोमेनन होते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको ध्यान देना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कम से कम फिनोमेनन तो आप ध्यान दे के ही चलें। जो बॉटम ऑफ टैंक ऑफ पॉन्ड जो है वो अपीयर करता है, जैसे पानी में जो आप मछली रखते हैं उसको आप देखेंगे तो जो टैंक का बॉटम लगेगा कि ऊपर उभरा हुआ है, या फिर वहाँ पे अगर सिक्का गिरा हुआ रहता है वो लगता है कि बहुत पास में है, लेकिन जैसे ही हाथ आप डालते हैं तो वो देखते हैं कि बहुत नीचे है वो चीज़। तो वो किसके कारण होता है? वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जो पेंसिल अगर हम लोग इमर्स करें वाटर में तो ऐसा लगता है टूटा हुआ है पेंसिल, तो उसको भी किस चीज़ के कारण होता है? वो भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और अगर लेमन रखा जाए या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो बड़ा दिखता है, तो वो किसके कारण? वो भी आपका रिफ्रैक्शन के कारण ही होता है। और ऐसे ही बहुत सारे फेनोमेनन हैं वो हमने लिख दिए हैं, आपको वो पढ़ लेने हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग, अब हम लोग देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो हैं वो आपके सेम प्लेन में होंगे जैसा वहाँ पे था आपका। और यहाँ पे जैसे बताया गया था कि वहाँ पे क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसको कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? इसको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है, और ये जो कांस्टेंट है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और भी फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है कि आपका स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 by speed of light in medium 2 equal to refractive index of medium 2 in respect to medium 1। और वहीं अगर medium 1 आपका अगर वैक्यूम है तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है, तो ये जो फिगर आएगा वो हमेशा क्या, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की जाएगी तो हमेशा क्या होगा? 1 से क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? आप बताइए कमेंट करके। 1 से हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ऊपर वाला
चीज़ है वो हमेशा बड़ा होगा और नीचे वाला हमेशा छोटा होगा। तो जब बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज़्यादा होता है और ये आपका ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करता है। यहाँ पे हमने दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ चीज़ों का और ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जैक्ट फिगर नहीं पता हो तो कम से कम सीक्वेंस तो पता होने चाहिए आपको। लेंसेज पे आते हैं तो लेंसेज दो तरीके के हैं। हमने क्या एग्जांपल दिया है, कौन सा कनकेव लेंस है कि यहाँ पे जो लाइट इम्पैक्ट कर रहा है वो केव शेप का है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, और जो उभरा हुआ है उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इमेजेस कैसे बनते हैं ये भी हमने बता दिया है वहीं पे लिंक करके। जो कन्वेक्स लेंस है और जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर था, दोनों में हमने देखा था कि सेम टाइप का है। देखिए यहाँ पे कॉनकेव मिरर देखिए कितना है, इतने सारे हैं इसमें चीज़ें, और यही सेम है यहाँ पे भी। ठीक है, यही सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको अगर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो सिर्फ ये जो आखिरी वाला फिगर है वो आप याद रखें कि सिर्फ अगर पोल और जो पोल है और जो फोकस है उसके बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है तब आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, नहीं तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस में और साथ ही साथ कॉनकेव मिरर में। ये फैक्ट अगर आप याद कर लिए तो बस, और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जो आपका कॉनकेव जो लेंस है और कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। और अब यहाँ पे चलते हैं, पावर ऑफ लेंस की हमेशा बात होती है। क्यों बात होती है? क्योंकि इसको हम लोग एवरीडे यूजेस में यूज़ करते हैं। कोई भी आदमी चश्मा पहनता है तो उससे आप पूछते हैं कि क्या पावर है उसका, तो उसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज डिपेंडेड बाई 1/f, यानी फोकस लेंथ आपका बढ़ेगा तो पावर क्या होगा? घटेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर फोकल लेंथ बढ़ा तो पावर घटा, और उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट डायोप्टर होता है, जिसको लेटर डी से डिनोट करते हैं। जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, इसीलिए हम लोग उन बातों को बोल रहे हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट में, और ये पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ हमेशा, तो वो आपको मिल जाएंगे और वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, जो कि सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए मेरे से तो इस जितना भी टॉपिक पढ़े हैं उसमें ये 5 स्टार है। क्योंकि अगर लाइट और वेव से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा एवरीडे यूजेस में रोल है, और साथ ही साथ इसको मतलब इसके जो फिनोमेनन है वो यूनिक होते हैं। तो क्या होता है इसमें, जैसे आपने देखा कि जब भी डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है कोई भी लाइट तो नॉर्मल के अवे मुड़ जाता है। जैसे ये नॉर्मल था, ये नॉर्मल है, इससे दूर मुड़ गया है इस तरह से। तो जब एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि वो जो है वो लाइट जो आपका पैरेलल हो जाएगा आपके, ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा जो सरफेस है उसको, तो इसको क्या बोला जाता है? इस एंगल को बोला जाता है आपका क्रिटिकल एंगल। वो एंगल जहाँ पे जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो गया जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसके, उसको हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और उससे अगर बढ़ाया जाए एंगल तो वो पूरा रे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें टोटल वर्ड क्यों यूज हुआ है, ये एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, और ये आपको सोचने की भी ज़रूरत है कि टोटल लगाने का क्या ज़रूरत है। टोटल लगाने की ये ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि जो लाइट है वो आपका कोई भी एंगल पे इम्पैक्ट हो, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता ही होता है। ठीक है, कुछ पार्ट आपका रिफ्लेक्ट होता ही होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। लेकिन जब एक क्रिटिकल एंगल से आप आगे बढ़ जाएं तो सारे जो लाइट के पार्ट हैं सब मतलब 100% रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
कुछ भी रिफ्रैक्ट नहीं होगा, तो उसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका यूजेस हम लोग देखें तो इसका यूजेस जो स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड ऑप्टिकल फाइबर में यूजेस होता है, एंडोस्कोप में यूजेस होता है, मिराज इसी के कारण होता है। साथ ही साथ स्नेल व्यू स्नेल विंडो यानी किसको बोला जाता है, अगर आप पानी में अगर तैरना आपको आता है, कभी स्विमिंग पूल में आप नीचे जाके बैठ के अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको ऊपर पूरा नहीं दिखेगा, यानी ऊपर आपको एक सर्किल तक दिखेगा, सिर्फ ऐसे सर्किल व्यू दिखेगा, और बाकी जो व्यूज हैं बाकी जगह वो ऐसा बिहेव करेगा वाटर जैसे कि मिरर है। ठीक है, आपको नीचे की चीजें ही दिखेगी, और यहाँ पे जो इतना सा व्यू रहेगा ये सर्कुलर व्यू, उसमें ही आपको पानी के बाहर की चीजें दिखेंगी, तो उसी को बोला जाता है स्नेल्स व्यू। और ये किस चीज से होता है, ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे हैं, जो आपकी जो लाइट्स यहाँ से आ रही है, आपके यहाँ से जो लाइट ऐसे जा रही है, वो इस एंगल एक एंगल आएगा जहां से टोटली रिफ्लेक्ट होना लगेगा, यानी इसके बाद का जो भी एंगल है उस वो लाइट आपका बाहर जा ही नहीं पा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे वही होगा कि आपको बाहर की चीजें नहीं दिखेगी, और उसको बोला जाता है स्नेल्स व्यू। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन। अब चलते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन किसको बोला जाता है कि कब जब लाइट है, जब अभी तक हमने देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऑलमोस्ट मूव करता है, लेकिन कोई भी अगर ओपेक ऑब्जेक्ट अगर लाइट के सामने आ जाए तो क्या करता है कि लाइट और वो जो ऑब्जेक्ट है वो अगर बहुत ही छोटा हो तो लाइट क्या करता है कि उससे बेंड कर जाता है, यानी ऐसे ऐसे मूव कर लेता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लेता है। यानी ऑब्जेक्ट जो जैसे अगर आप ये सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, ये आपका कोई भी वेव के लिए है। जैसे पानी में अगर वेव बन रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने वहां पे कोई ऑब्स्टिकल लगा दिया तो उसके पीछे आपका वेव नहीं बनेगा। तो क्या करता है, वेव है वो उसको क्रॉस कर लेता है, तो उसी को फिनोमिनन को बोला जाता है डिफ्रैक्शन। उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स वेरी स्मॉल, लाइट हैज टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन द स्ट्रेट लाइन, और इसी इफेक्ट को बोला जाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये किस किस चीजें में, सारे वेव्स हैं सब में ये ऑब्जर्व होता है। और ये आप जो जो फिनोमिनन जो ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसी के कारण क्या होता है कि आप जो सीडी और डीवीडी जो आप देखते हैं वो उसमें रेनबो पैटर्न दिखता है, वो इसी के कारण दिखता है। साथ ही साथ आप होलोग्राम, क्रेडिट कार्ड, ये सब में जो होलोग्राम्स होते हैं, जब बुक में भी कई बार रहते हैं जेन्युइनिटी वाले होलोग्राम्स, वो भी आपके डिफ्रैक्शन के कारण ही है। साथ ही साथ आपका जो आपने फोटो देखा होगा बहुत सारे की, हम लोग देखते हैं कभी इमेज देखते हैं तो जो अगर सन के तरफ देखेंगे तो आपको सर्कल्स नजर आएंगे आकाश में कि सर्कल बना हुआ है एक, तो उसको भी वो किसके कारण होता है, वो भी आपका डिफ्रैक्शन के कारण होता है। और ये आप गूगल में सर्च कर ले इमेजेस कि हाँ कोई भी अगर अच्छा इमेज होता है तो उसमें दिखाते हैं कि सन एक सोर्स है, वहां से लाइट आ रही है और उसके चारों बगल सर्किल बना हुआ है। तो वो फिनोमेनन किसके कारण होता है, वो आपका डिफ्रैक्शन के कारण होता है। साथ ही साथ जो ऑल हैं यानी उल्लू जो हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक अपना जो आवाज है वो पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि वो उनका आवाज भी डिफ्रैक्ट होता है। यानी देखिए जंगल में कितने सारे पेड़ हैं, आप समझ रहे हैं बात, जंगल में कितने सारे पेड़ हैं, और ये साउंड वेव के लिए है, ये आपको ध्यान देना है। ये लाइट वेव की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बोला हमने कि ये सारे फिनोमिनन जितने भी वेव्स हैं सब में ऑब्जर्व होते हैं। तो क्या है कि उल्लू जब बोलता है तो ये देखते हैं कि अगर पेड़ से या तो रिफ्लेक्ट होने लगा या तो वहीं पे खत्म होने लगा वेव, तो आपका थोड़ी दूर पे ही बाद ही आपका साउंड कहीं नहीं पहुंच पाएगा, समझ रहे हैं, उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और वो एक टाइप से मर जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो पेड़ से बेंड कर जाता है साउंड वेव, ठीक है, उसके कारण उसका आवाज आपका दूर तक पहुंच पाता है। नेक्स्ट फेनोमेनन क्या है कि इसी के कारण जो है
फंडामेंटल एक लिमिट है कि इस लिमिट के बाद आपका रेजोल्यूशन ऑफ कैमरा नहीं बढ़ाया जा सकता है, इससे ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं हो सकता है। एक टाइप से वो लिमिट सेट करता है कोई भी रेजोल्यूशन का। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस भी एक वेव का फेनोमेनन है, यानी दो वेव हैं, ऐसे वेव हैं, ये वेव है, जब दोनों अगर इम्पोज सुपर इम्पोज होंगे, दोनों मिलेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि एक बड़ा सा वेव बन जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने लगे तो छोटा वेव हो जाए। ठीक है, यानी एडिशन एंड कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उसी को बोला जाता है इंटरफेरेंस। इसके ज़्यादा फिनोमेनन है नहीं, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। स्कैटरिंग क्या है? यहाँ पे स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हमने लोगों ने देखी, ये सारे वेव प्रॉपर्टीज से हैं रिलेटेड। स्कैटरिंग मोस्टली आपका जो है पार्टिकल प्लस वेव दोनों चीज़ों से मिला के इसको एक्सप्लेन किया जाता है। क्या होता है ये स्कैटरिंग? तो स्कैटरिंग क्या होता है कि जब भी जो लाइट है कोई भी मॉलिक्यूल या फिर एटम से टकराती है, तो क्या होता है कि वो एब्जॉर्व कर लेती है वो मॉलिक्यूल उस वो लाइट को, और उसके बाद री इमिट करती है। तो ये ऐसा होगा कि ये इससे टकराया और लाइट है स्कैटर हो गया, और ये जिस डायरेक्शन में आया है उस डायरेक्शन के अलावा आपके सारे डायरेक्शन में स्कैटर हो सकता है। और ये दो टाइप के होते हैं। आपका जो जो स्कैटरिंग होगा वो दो टाइप का हो सकता है। एक यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग जिसको रेले, और ये टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग हमने बता रखा है। क्यों क्यों बता रखा है? क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रमन स्कैटरिंग, आपका क्रॉम्पटन स्कैटरिंग। तो आपको बस नाम पते होने चाहिए, इसका मीनिंग आप बहुत ही हाई लेवल में पढ़ाया जाता है, तो उसको आपका मीनिंग और उसके फेनोमेनन को आपको पता ना होने पे भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको नाम पते होने चाहिए। तो इसका जो फेनोमेनन इससे जो होता है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। इससे क्या होता है, इसका यूज़ होता है इसका रडार सेंसिंग में, अल्ट्रासाउंड में, आपका कम्युनिकेशन में भी इसका यूज़ होता है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी बनाने में इसका यूज़ होता है। तो ये सारे फिनोमेनन यूज़ होते हैं। और जो वेव scattering corresponds to collision and scattering of waves with some material objects. For instance, sunlight scattered by raindrops to form a rainbow. तो रेनबो में भी स्कैटरिंग यूज होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, डिफ्यूजन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग दोनों टर्म इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा हेवी लेक्चर, लेकिन आप इसको बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि जो जब क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और ये इसका आप लोग 30 to 40% भी आप समझ के रखे होंगे, तो आप ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस कर लेंगे। ग्लॉस देखिए, फिनोमेनन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे टॉपिक्स का। अगर आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिनोमेनन कम से कम इसके याद रखेंगे। ग्लॉस और कोई भी सरफेस ग्लॉसी लुक आता है तो वो किस चीज़ के कारण आता है? एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग के कारण ही किसी में ग्लॉसी लुक आता है। जो स्काई का कलर ब्लू है, या फिर आपका जो ओशन का कलर ब्लू है, जो सन है वो डूबते समय आपका रेड दिखता है, जब ऊपर होता है आकाश में तो कुछ और कलर दिखता है। तो ये सारे फिनोमेनन किस चीज़ से एक्सप्लेन होता है? ये सारी चीज़ें स्कैटरिंग से ही एक्सप्लेन होती है। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो उन सब चीज़ों पे आएंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं ह्यूमन आई की के तरफ। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका जो सबसे आउटर शेप है, ये देखिए देखिए ह्यूमन आई की जब बात की जाएगी तो आप वाइट पोर्शन को नहीं इंक्लूड करेंगे, आप इंक्लूड करेंगे ये जो बाहर वाला पोर्शन है, यानी जो आपका ब्लैक वाला पोर्शन है उसी को इंक्लूड करेंगे। जो वाइट वाला पोर्शन बनाया गया है वो आपका बनाया गया है किस लिए? कि इट इज़ अ टफ सो यू कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई। आपका इंटीरियर आई के इंटीरियर पार्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए वाइट वाला पोर्शन बना हुआ है। ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो सबसे आउटर पार्ट एक ट्रांसपेरेंट कॉर्निया होता है, ये आपका बाहर वाला पार्ट है, ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। उसके अंदर का पार्ट क्या होता है? उसके अंदर आपका आइरिस होता है, और आइरिस में एक होल होता है जिसको हम लोग, ये जो होल है इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल।
ठीक है। और ये आइरिस ही है, यही आपका कलर प्रोवाइड करता है आपके आई का। अगर आपका आई ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, ग्रीन कलर का है, तो इसको बोलेंगे किसका, ये आइरिस के कलर के कारण ही है। और आइरिस ही कंट्रोल करता है आपका कि कितना बड़ा आपका प्यूपिल होगा। यानी अगर आप अंधेरे में जाते हैं तो आपका प्यूपिल का लेंथ बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर आ सके। और वहीं आप चमचमाती धूप में पहुंचेंगे तो का आइरिस बड़ा हो जाएगा और आपका प्यूपिल छोटा हो जाएगा और कम से कम लाइट आए आपके आई में ताकि डैमेज ना हो। उसके अंदर लेंस होता है और लेंस कनेक्टेड होता है आपका सिसिलियरी मसल से। और ये मसल आपका जो है, ये लेंस है उसका फोकल लेंथ कम और ज़्यादा करता है ताकि जो इमेज बन रहा है वो अल्टीमेटली आपका यहीं पे बने। और इसको बोला जाता है आपका रेटिना। ठीक है। और ये रेटिना कनेक्टेड होता है ऑप्टिकल नर्व से। तो ये जब लाइट इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता है तो ये नर्व्स में जो सेल्स हैं वो सिमुलेट होंगे और ये ऑप्टिकल नर्व, ये आपका जो मैसेज है वो ब्रेन तक लेके जाएगा और ब्रेन आपका अल्टीमेटली इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है। तो ये तो आपका आई हो गया और उसके बारे में, आई के बारे में हम लोगों ने जान लिया। लेकिन आई के बारे में जो आई में जैसे ये एक दो चीज़ें और जाननी चाहिए आपको। जैसे आई में जो दो टाइप के रेटिना में सेल्स होते हैं, एक कोन्स होता है। जो कोन्स होता है वो आपका सी फॉर कोन्स एंड सी फॉर कलर, ये कलर आपका एक टाइप से बताता है, सेंसेस कलर। रॉड्स होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, वो आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डिम लाइट में भी देख सकें। ठीक है। और बहुत और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो इम्प्रेशन ऑफ इमेजेस, अगर जो इमेज हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लेंस के थ्रू इमेज बन रहा है रेटिना पे, तो वो आपका जो इम्प्रेशन है वो आपका 1/16 ऑफ द सेकंड तक रहता है रेटिना पे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है 1/16 ऑफ सेकंड में आप मूव कर दे रहे हैं तो आपको लगेगा कि वो इमेज चल रहा है, भले ही वो चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। तो उसी फिनोमिनन को यूज़ किया जाता है। और जैसे फ्रेम रेट पर सेकंड, एफपीएस जो बोला जाता है, वो अगर 15 फ्रेम पर सेकंड से ज़्यादा होगा तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि रुक रुक के ये चीज़ें चल रही हैं, ये इमेज का कलेक्शन है, ये लगेगा कि एक मूवी चल रही है। ठीक है। उसके अलावा कुछ एनिमल्स के आइज के बारे में भी बताया गया है कि जैसे ऑल होता है, जो उल्लू होता है, वो ज़्यादा देख पाता है रात में ही भी। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा रॉड्स हैं और कोन्स कम हैं, तो वो ज़्यादा रात में देख पाएगा। ये सिंपल सी बात है। साथ ही साथ बटरफ्लाई के पास थाउजेंड्स ऑफ आईज होते हैं और आगे पीछे चारों तरफ वो देख पाते हैं। क्यों ये हमने दिया? क्योंकि ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी के पार्ट है और एनसीईआरटी का कोई भी लाइन से आपका बन सकता है क्वेश्चन। तो आपको पता होने चाहिए जो कीवर्ड्स हैं एनसीईआरटी के। अब चलते हैं इश्यूज ऑफ आई। आई में इश्यूज यानी बीमारियां जो होती है, जैसे कैटरैक्ट के कैस क्यों होता है? जो आपका लेंस होता है वो फॉगी या क्लाउडी हो जाता है तो उसको कैटरैक्ट बोला जाता है। मायोपिया और हाइपर मायोपिया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मायोपिया क्या है, देखिए इसको भी याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। मायोपिया छोटा है, हाइपर मायोपिया बड़ा है। तो हाइपर मायोपिया यानी लॉन्ग साइटेडनेस, यानी लंबा चीज दिखेगा, यानी दूर का चीज दिखेगा। और मायोपिया छोटा है तो नियर साइटेडनेस, यानी नजदीक का चीज आपको दिखेगा। दूर का चीज दिखेगा तो पास वाली चीजें नहीं दिखेगी। अगर पास वाली चीजें दिख रही है तो दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं। तो नॉट एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, ये मैं रिलेट करके आपको पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। तो मायोपिया में क्या है? दूर का चीज नहीं दिखता है। हाइपर मायोपिया में क्या है? पास का चीज ज्यादा नहीं दिखता है। उसको बोला क्या जाता है? लॉन्ग साइटेडनेस, यानी लंबी चीजें आपको क्लियरली दिख रही हैं। इसमें क्या होता है? इमेज जो बनता है वो बिहाइंड रेटिना बनता है, इसमें इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है। जिनको मायोपिया होता है उनको कॉनकेव लेंस दिया जाता है और जिनको हाइपर मायोपिया होता है उनको कॉन्वेक्स
लेंस दिया जाता है। और साथ ही साथ इसको पावर से रिलेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जिनको दूर का ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता है, उनसे पूछते होंगे कि पावर कितना है तुम्हारे चश्मे का, तो वो हमेशा बताते होंगे -0.5, -2.5। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कॉनकेव लेंस का हमेशा जो पावर होगा वो निगेटिव में होगा, और कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है। उसके अलावा एक कलर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, तो रेड, येलो, ब्लू। और सेकेंडरी कलर्स क्या हैं, ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट। क्यों, तो रेड, येलो और ब्लू को मिलाने से ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट कलर्स बनते हैं। ऐसे देखिए, रेड एंड येलो मिला दिया तो ऑरेंज बन गया, ब्लू एंड रेड मिला दिया वायलेट बन गया, ब्लू एंड येलो मिला दिया ग्रीन बन गया। ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी कलर्स हो गए। उसके बाद टर्सरी कलर्स क्या है कि ये दोनों को मिलाने से बनते हैं, तो वो ये कलर्स हैं। ये इन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो इनको ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स आपको पता होने चाहिए। और साथ ही साथ VIBGYOR विजियोर आपको पता होना चाहिए। ठीक है। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि 7 कलर्स ऑफ रेनबो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, क्या सीक्वेंस है, ये भी पूछ लिया जाता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस 50 हैं और 50 क्वेश्चंस करने में मिनिमम हाफ एन आवर तो लग ही जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह के लेक्चर में हम लोग ये जो 50 क्वेश्चंस है इसको सॉल्व भी कर देंगे, और साथ ही साथ आप भी हम लोगों के साथ सॉल्व करते रहें। और जब ये आपको मिल गया है तो आपके पास एक टाइम भी है कि आप इजीली इसको सॉल्व करके रखे रहें। और जो कल लेक्चर होगा उसमें आप लोग आ करके इसको कमेंट करके इसके साथ हम लोगों के साथ इसको सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से आपको स्टैटिक साइंस के इस टॉपिक में और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।